नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। हर दिन कोई ना कोई धमक, हर रात कोई नई साजिश। ईरान इजराइल से उठते धुएं अब पूरी दुनिया को दिखने लगे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब के पीछे कौन खड़ा है, कौन है जिसे इस आग से फायदा हो सकता है। इस मंच पर एक और चेहरा एंट्री कर चुका है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो अब फिर से सुर्खियों में है। क्या वो शांति की बात कर रहे हैं? यह पहली खबर है जो हम समझेंगे कि ट्रंप के आ जाने से क्या होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईरान इजराइल पर 5 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाएंगी बल्कि हर खबरों को हम समझाएंगे भी, परत दर परत आपको बताएंगे भी। हर बयान का विश्लेषण होगा, हर तस्वीर की सच्चाई सामने आएगी। 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर क्या होगी? ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात हैं, सैन्य टकराव, सियासी बयानबाजी और अब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी से आई सीधी धमकी। तनाव की इस तपती जमीन पर अब अमेरिका ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। ईरान को खुलेआम सरेंडर करने की बात कही जा रही है। इसी बीच आया है कि वो बयान जिसने आग में और घी डालने का काम किया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। वो चुप नहीं है बल्कि खुलकर बोल रहे हैं कि ईरान की रणनीति इजराइल की ताकत और अमेरिका की अगली चाल है। तो क्या ट्रंप इस पूरे संघर्ष में कोई नया मोड़ लाने वाले हैं या फिर उनके बयान का मकसद कुछ और है? तीसरी खबर आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर है ईरान वर्सेस इजराइल। हम एक विश्लेषण दिलाएंगे कि कितने बॉम्ब्स हैं, कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, कितने रडार्स हैं, कितने टैंक्स हैं, दोनों की क्षमताएं क्या हैं, क्योंकि लड़ाई अब तक बराबरी की हो रही है और ईरान भी झुकने को राजी नहीं है। हम इसका भी विश्लेषण करेंगे कि अमेरिका के आ जाने के बाद पूरा गेम कैसे चेंज हो रहा है। अब चौथी खबर की बात करते हैं। चौथी खबर आज आपको दिखाएंगे 5 बड़ी खबरों में कौन देश किसके साथ है। जी हां, अब तक तारीफ कर रहे थे ट्रंप और बकायदा उन्होंने फोन किया था प्रधानमंत्री मोदी को कि आप लौटते समय अमेरिका के होकर भारत जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुनीर को इनवाइट किया, खाना भी खिलाया, बदले में क्या एयरबेस और एयर स्पेस दोनों की बातचीत हुई है? क्या इस पर बातचीत हुई है कि कोई भी समर्थन पाकिस्तान ईरान का ना करे? और साथ ही साथ जैसे आज रूस और चाइना के बयान सामने आए, जॉर्डन के बयान सामने आया है, तो क्या जो नेशनल और इंटरनेशनल पोजीशनिंग्स है कंट्रीज की, क्या इस युद्ध यानी इजराइल और ईरान के युद्ध से बदल रही है? क्या अमेरिका की एंट्री के बाद चीजें और खराब हो गई है? 5वीं, इसी पर बात करेंगे, विश्व युद्ध की आहट। अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि अपनी तैयारी कर रहा है और उसके बातों से लग रहा है, तो क्या ये एक विश्व युद्ध की आहट नहीं होगी? क्योंकि रूस और चाइना भी ईरान के साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, पहली खबर का रुख करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात हैं, सैन्य टकराव, सियासी बयानबाजी और अब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी इसमें इंवॉल्व हो गई है। तनाव की इस तपती जमीन पर अब अमेरिका ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी है। ईरान को खुलेआम सरेंडर करने की बात कही जा रही है और इसी बीच आ गया है वो बयान जिससे आग में और भी डाल दिया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। वो चुप नहीं है बल्कि खुलकर बोल रहे हैं ईरान की रणनीति, इजराइल की ताकत और अमेरिका की अगली चाल पर। तो क्या ट्रंप इस पूरे संघर्ष में कोई नया मोड़ लाने वाले हैं या फिर उनके बयान का मकसद कुछ और है? क्यों अब वॉशिंगटन से निकल रही आवाजें तेहरान को सीधे ललकार रही हैं? इस बीच ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर से भी मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जनरल मुनीर से पड़ोसी ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई में मदद भी मांगी है। यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तानी सेना अपना एयर स्पेस उसे दे। इससे पहले पाकिस्तान अपना नूर खान एयरबेस अफगानिस्तान पर हमले के लिए दे चुका है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान और इजराइल को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तानी नेतृत्व ज्यादातर लोगों की अपेक्षा ईरान को बेहतर तरीके से जानता है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इजराइल के प्रति भी खराब नहीं है। ट्रंप का बयान पाकिस्तानी नेताओं के बयान से उलट है, जो इजराइल को पानी पी पी कर गालियां दे रहा है और ईरान के साथ समर्थन का दावा भी कर रहा है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 वो महत्वपूर्ण लोग जो इस वक्त जिम्मेदार हैं जो कुछ हो रहा है विश्व के अंदर, विश्व पटल पर युद्ध जैसे हालात बढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बार सुनवाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक इन सारे मुद्दों पर क्या कहा है। Well, they know Iran very well.
better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. Share from that meeting? Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और समझाते हैं कि ट्रंप की एंट्री के बाद क्यों आग में घी डालने वाला काम हुआ है जो अमेरिका ने किया है। ईरान इजराइल पर ट्रंप का बड़ा बयान है। इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमला की प्लानिंग की जा रही है। बाकायदा सबको अलर्ट पर रखा गया है और हमले की प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान से जो एयरबेस मांगा जा रहा है वो इसीलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो मारक क्षमता है अमेरिका की वो बढ़ जाती है अगर पाकिस्तान का एयरबेस उसको मिलता है। ट्रंप चाहते हैं और ट्रंप ने बाकायदा 24 घंटे पहले इस बात को कहा भी था कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन सरेंडर नहीं किया गया। ईरान पर हमला और हमले की प्लानिंग में लगातार अमेरिका लगा हुआ है। साफ साफ तेहरान को भी कहा है कि तेहरान खाली कर दिया जाए। जी हां, हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं ट्रंप की। ट्रंप ने साफ कहा है कि तेहरान खाली किया जाए। असल में ट्रंप चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर ठिकाना है, हालांकि अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप नहीं कर पाया ईरान, लेकिन पाकिस्तान से लगातार टच में था, तो ट्रंप चाहते हैं कि वो असेसमेंट जो है जहां पर उसकी तैयारी चल रही है और लोग कहते हैं फाइनल स्टेज में है, उस चीज को ध्वस्त करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। तो तैयारी यही है और कोशिश भी यही कि कैसे जल्दी से जल्दी जो एयर स्पेस है उस पर अमेरिका अपना काबू पाए। हम बड़ी बातें दिखा रहे हैं। इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान इजराइल पर ट्रंप का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमला कर सकता है। हमले की प्लानिंग में जुटे हैं अधिकारी। दूसरी बड़ी बात आपको बताते हैं, ट्रंप की बड़ी चेतावनी है, तुरंत खाली कर दे तेहरान। इजराइल कुछ बड़ा भी प्लान कर रहा है। यानी आप देखिए, एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ अमेरिका है और ईरान सामने खड़ा है। आगे बताते हैं आपको जंग का क्या होगा अंजाम। बेंजामिन नेतन्याहू और खामनेई के खात्मे से जंग खत्म होगी। जी हां, ये एक बयान है जो नेतन्याहू ने दिया था। कहा जब तक खामनेई नहीं मरेगा यह युद्ध खत्म नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के लिए तैयार है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। व्लादिमीर पुतिन खामनेई के अभी खात्मे पर अभी बात नहीं कर रही हैं। ट्रंप ने कहा है मुनीर की मुलाकात हुई है। 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम मुलाकात हुई है। ट्रंप ने मुनीर को भारत पाक तनाव कम करने के लिए धन्यवाद भी दिया। भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता का खंडन भी किया है। ट्रंप ने पाक से ईरान के खिलाफ समर्थन मांगा था। ट्रंप ने मुनीर को प्रभावशाली भी बताया था। जब जंग सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि शब्दों से भी लड़ी जाए तो समझ लीजिए मैदान जंग अब राजनीति से सत्ता तक पहुंच चुका है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का माहौल गर्म है, मगर इस आग में अब एक और चिंगारी फेंकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कहा है, बिना नाम लेकर, सिर्फ इशारा किया गया कि वो सुप्रीम लीडर है। खामनेई की ओर से ट्रंप ने कहा, हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वो आसान निशाना है, हम उन्हें मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन साथ ही यह भी कहा, हमारा धैर्य अब टूटने की कगार पर है। यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह एक खुली चेतावनी है कि अगर एक भी मिसाइल नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर गिरी तो अमेरिका
चुप नहीं बैठेगा और अब ट्रंप ने ईरान से साफ साफ कह दिया है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। ट्रंप ने यह भी कहा है कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप की तैयारियां साफ दिख रही हैं। मुनीर से मुलाकात साफ बताती है कि ट्रंप के इरादे क्या हैं। मुनीर की तारीफ भी करी है। अब आगे आपको एक तीसरी खबर दिखाते हैं। तेहरान के लविजान इलाके में छिपा हो सकता है। लविजान में एक गहरे बंकर में मौजूद है अल्ट्रा सुरक्षित बंकर में पनाह। खामनेई का परिवार भी साथ है। अमेरिका और इजरायली एजेंसियों की नजर इसी बंकर पर है। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। कैप्टन यूके देवनाथ और डिफेंस एक्सपर्ट जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले यूके देवनाथ जी के पास जाए, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज इंडिया। एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक से पहले आपको बताते हैं अमेरिका से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है। मुनीर की तारीफ में ट्रंप बोले हैं संघर्ष रोकने में उनकी अहम भूमिका थी। अमेरिका में मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने नारेबाजी भी करी है। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुनीर की तारीफ में ट्रंप बोले हैं संघर्ष रोकने में इनकी अहम भूमिका थी। हालांकि भारत ने बार बार इसका खंडन किया है और अभी जब बातचीत हुई थी तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था, पाकिस्तान ने घुटने टेके थे तब भारत मांगा। ठीक है, सीधे चलते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है देवनाथ सर आपका। आवाज मिल रही सर आपको? ठीक है सर, मैं बिल्कुल पॉइंट। जी हाँ, मैं आपको सुन सकता हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूं। अमेरिका की जो एंट्री हुई है, अब तक इजराइल और ईरान आमने सामने था। अमेरिका के एंट्री के बाद सब कुछ बदला बदला दिख रहा है, लेकिन ईरान को जितना कम आका गया था उतना कम था नहीं। जो अभी भी लोग बताते हैं कि कई ऐसे वेपन्स हैं, चाहे वो फतेह मिसाइल हो, अरद ड्रोन हो, वो भी इस्तेमाल कम किए गए और लगभग 100 दिन का जो बैकअप है वो ईरान के पास है। और जिस तरीके से मिलिट्री पास ट्रांसफर करी गई है, इरादे ईरान ने भी बिल्कुल साफ दिखा दिए। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है पिछले 30 सालों से इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था। ईरान को मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे ना सिर्फ इजराइल का मुकाबला करना पड़ेगा, वरन एक अमेरिका का भी मुकाबला करना पड़ेगा जो कि सीधा उसके ऊपर हमला कर देगा। इसी के तहत ईरान ने अपने यहाँ पर जो मिसाइल बनाने के जो कार्यक्रम था उसको बहुत तेज कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जब ये युद्ध चालू हुआ तो तब तक इजराइल के खौफ में कह लीजिए या इजराइल को धमकाने के लिए ईरान ने कम से कम 2000 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना ली। उसका मकसद यही था कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से वो अमेरिका को और इजराइल को कन्विंस करेगा कि गलती से भी ईरान पर हमला मत करना। जो हम देख रहे हैं पिछले 6-7 दिन से आप देख रहे हैं कि इजराइल ने जब हमला किया तो इजराइल के हमले बेशक असरदार हुए, उन्होंने ईरान के काफी सारे ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठ रहा है। ईरान को मालूम है कि इजराइल ने 1948 से के आज तक कभी भी इजराइल के जमीन के अंदर कोई ज्यादा दुश्मन का नुकसान नहीं झेला है। हम जो देखते थे कि हमास ने हमला कर दिया या हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया या हुती ने हमला कर दिया, उन हमलों में छोटे छोटे रॉकेट्स का इस्तेमाल करती है हमास। जो हिजबुल्लाह रॉकेट मारती थी उसमें जो बॉर होता था महज 5 किलो या 10 किलो का होता था, तो एक छोटा सा कमरा फट जाता था, कुछ घरों के शीशे टूटते थे इजराइल में। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर चाहे वो हैफा हो चाहे तेल अवीव हो, सब जगह पर, अब तो जेरूसलम में भी देख लिया हमने कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो कि 10 मंजिला 20 मंजिला हैं, वो ढह जा रही हैं। इस तरह के हमले तो इसके पहले हमने सिर्फ तब देखे थे जब
इजराइल की एयरफोर्स जो है वो गजा पर हमले करती थी। जी ठीक है सर, एक पॉइंट और जो उठा है आज कि जो न्यूक्लियर असिस्टेंस है ईरान का, अमेरिका चाहता है वो नष्ट हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू ये जिद पकड़ कर बैठे हैं कि जब तक नेता को नहीं मान लेंगे ईरान, तब तक नहीं मानेंगे। जी हाँ, अमेरिका चाहता है ईरान अपने जितने न्यूक्लियर हथियार बनाने के प्लान है सबको कैंसिल कर दे। इस पूरी लड़ाई की शुरुआत ही इस पॉइंट से हुई, लेकिन ईरान जो है वो बार बार ये कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई प्लान ही नहीं है, कोई इरादा ही नहीं है। अगर आप देखें ईरान को क्या डर है, मैं बेसिकली बताता हूं एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। हाँ। ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, जाहिर बात है, आईएईए ने भी कंफर्म किया है। लेकिन इजराइल के पास सिक्की रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल के पास 80 न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो इसलिए थोड़ा डरता है कि ये 80 न्यूक्लियर बॉम्ब जो इजराइल के पास है वो उसने क्यों बना लिए, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जाहिर बात है तो गल्फ के जितने देश हैं, सब जितने देश हैं, चाहे वो मिस्र हो, सऊदी हो, जॉर्डन हो, सब, अब तो सीरिया भी इजराइल का मित्र देश बनने बाध्य हो गए अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आकर। तो एक ही देश है जिसके खिलाफ इजराइल इन 80 न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो है ईरान। इसलिए ईरान को भी थोड़ा सा खौफ है। जी ठीक है सर, ये जो प्लानिंग चल रही है अमेरिका की एयर स्पेस पर कुछ बताइए। जिस तरीके से मुनीर को बुलाया, खाना भी खिलाया, फिर तारीफ भी करी, तो क्या कंट्रोल चाहता है पाकिस्तान के एयरबेस का कि उसका फायदा उठाकर यहां से ईरान पर टारगेट किया जाए? अमेरिका ने हमेशा शुरुआती दिनों से ही पाकिस्तान पर कंट्रोल रखा है। हाँ। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान आस्ते आस्ते में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में चला गया। कोल्ड वॉर के तहत पाकिस्तान ने सीएटो को ज्वाइन किया, सेंटो को ज्वाइन किया। 1965-1971 की जंग की अगर हम याद रखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सैबर जेट दे दिए, F-86। अमेरिका ने पाकिस्तान को M48 पैटर्न टैंक दे दिए, जिसके बलबूते पर वो हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करता रहा 1965 में, 1971 में। अब अमेरिका क्या चाहता है कि पाकिस्तान की मदद से वो ईरान पर एक हमला पूर्व दिशा से भी कर सके अगर जरूरत पड़ी। देखिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से आसानी से अमेरिका हमले कर सकता है, क्योंकि चाहे वो कतार हो, अबू धाबी हो, ओमान हो, सऊदी हो, कुवैत हो, सब जगह पर अमेरिका ने अपने बड़े बड़े बेस बनाए हुए हैं। इराक पर भी अमेरिका का ही कब्जा है, तो अगर जरूरत पड़े तो इराक के तरफ से भी अमेरिका हमला कर सकता है ईरान पर। अब अमेरिका चाहता है कि ईरान पर चारों दिशा से हमला हो, पूरब से भी हमला हो, इसीलिए वो आसिम मुनीर को रिझाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक वो जो बेसेस है वो अमेरिकन एयरफोर्स कुछ समय के लिए दे। ठीक है सर, ये बड़ी बातें हम दिखा रहे हैं। हमले की प्लानिंग में अधिकारी जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हमने स्क्रीन पर इसीलिए रखा है। इस हफ्ते के अंत में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। हमले की प्लानिंग में अधिकारी भी जुटे हैं, बाकायदा अलर्ट पर रखा गया है सबको, और हफ्ते के अंत में हो सकता है। हम आगे बढ़ेंगे, इससे जुड़ी और अपडेट्स आपको देंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समय सिचुएशन क्या है, और अब आपको कंपैरिजन दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप ईरान को और इजराइल को कंपेयर करेंगे, ईरान और इजराइल को कंपेयर करेंगे, तो एक बार कंपैरिजन, एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार कंपैरिजन दीजिएगा कि कौन इन दोनों देशों में से बलशाली कौन है, कौन कहां पे खड़ा हुआ है। बढ़ते हैं। मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर आग में जल रही है। जहां एक ओर मिसाइलें उड़ रही हैं तो दूसरी ओर घायल चीख रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग अब 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हालात हर घंटे के साथ और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ताजा और सबसे बड़ा हमला हुआ है ईरान के अराक शहर में, जहां मौजूद है एक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर।
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़, और अब इजरायली सेना ने सीधे उस पर निशाना साधा है। इस हमले से कुछ ही घंटे पहले आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने अराक और खोटब शहर के नागरिकों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी थी, और फिर हमला हुआ। नुकसान कितना हुआ यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक संदेश था, एक चेतावनी कि इजराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस हमले के जवाब में ईरान ने दिखाई है खुली ताकत। तेल अवीव, बिरशोबा, रमत, गढ़ और होलान, इन 4 इजरायली शहरों पर दागी गई हैं 30 मिसाइलें। इजरायली डिफेंस सिस्टम 7 मिसाइलें रोकने में नाकाम रहा है। अब तक 176 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जंग की आग अब आम लोगों की जिंदगियों को निगल रही है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जानबूझकर अस्पतालों और नागरिकों को निशाना बना रहा है और इसका जवाब दिया जाएगा। अब तक इजराइल में 24 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स संगठन का दावा है कि ईरान में अब तक 639 मौतें हो चुकी हैं और 1329 लोग घायल भी हैं। इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम इंसान चुका रहे हैं। बिना किसी हथियार के, सिर्फ उम्मीद के सहारे इस बढ़ते तनाव के बीच अब दुनिया को 2 बड़ी ताकतों ने दखल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की है। आपको आगे ले चलेंगे, ये तीसरी बड़ी खबर है। इससे पहले हम आपको अपडेट्स दिखा रहे थे कि लॉसेस क्या है। अब आपको कंपैरिजन भी दिखाएंगे कि आखिर ईरान के पास और इजराइल के पास कौन कौन से लीथल वेपन्स हैं। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा कि जो वेपन्स लिस्ट है दोनों कंट्रीज की, उसको एक बार स्क्रीन पर रखें। हम आपको दिखा रहे हैं, इजराइल ने पहले चेतावनी दी जिसमें जो भी सिविलियंस हो वो वहां से मूव करे। हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के पास क्या क्या है। डिफेंस सिस्टम, ईरान वर्सेस इजराइल की ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। इराक पर इजराइल का बड़ा हमला है। ईरान के हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर सीधा अटैक है। इजराइल ने पहले ही दी थी चेतावनी, ईरान का पलटवार हुआ है। इजराइल के 4 शहरों पर 3 मिसाइलें दागी गई है। 176 लोग घायल हैं, 6 की हालत गंभीर है। डिफेंस सिस्टम अगर आप कहिए तो 7 मिसाइलें रोकने में नाकाम रहा है। मौत का आंकड़ा बड़ा है। ईरान में अब तक 639 की मौत हुई है। इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हम आपको दिखा रहे हैं कि अब तक किसका क्या नुकसान हुआ है और किसके पास क्या क्या है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कमेंट लेते हैं देवनाथ सर से। देवनाथ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। ठीक है सर, ये जो फैटल वेपन्स है, लोग कह रहे हैं कि जो कंपैरिजन हम दिखा रहे थे, लेकिन कंपैरिजन में जो अब तक देखने को मिला, जो तस्वीरों ने कहा, वो जो ईरान था उसकी भी मारक क्षमता कम नहीं थी। मैं फिर कहता हूं, चाहे वो फतेह हो, चाहे वो अरत हो, चाहे वो विस्त्रोक हो, इन सब की मारक क्षमता बहुत है और अब तक बहुत ज्यादा लॉसेस ईरान को नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका की, तेज कर दीजिए आप उधर से, मैं जुड़ गया हूं। अमेरिका की जो एंट्री हुई है, क्या अमेरिका की एंट्री के बाद जो पूरा गेम था वो चेंज हो गया है? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अगर सीधा इस युद्ध में कूदता है तो फिर ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। ईरान की जो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, बहुत छोटी छोटी सी है और अमेरिका के सामने कहीं भी नहीं टिकती है। ईरान के पास एक ही मजबूत कड़ी है, वो है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल करीबन 2000 थे। आज भी फायर करते करते करीबन 1400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास बचे हुए हैं। लेकिन अगर अमेरिका सीधा इस युद्ध में कूद जाता है तो जो आकलन है वो ये है कि अमेरिका की नेवी ने अपने शिप्स को, क्रूजर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स को और सबमरीन को तैनात किया हुआ है उत्तरी अरब सागर में और पर्शियन गल्फ में। ठीक है, तो वो वहां से टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जेके त्रिपाठी सर भी जुड़ गए हैं। ठीक है सर, रहिए मेरे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए, वापस आते हैं, इसी बड़ी खबर पर रहेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। पुतिन और जिनपिंग के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और चीन ने मिलकर जताई है नाराजगी। दोनों नेताओं ने जंग रोकने की अपील की है। मिलिट्री ऑपरेशन को बताया है गलत रास्ता। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने इसकी जानकारी भी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनपिंग और पुतिन यानी 2 बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में बातचीत हुई है और बातचीत में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया गया है वो सही था और ईरान के ऊपर जो हमला है वो गलत है। साथ ही साथ
ठीक है, हमारे साथ कैप्टन यूके देवनाथ और डिफेंस एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार त्रिपाठी भी है। सीधे त्रिपाठी सर के पास चलेंगे। त्रिपाठी सर, ये ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज हो रही है। अब तक हम आप सिर्फ देख रहे थे कि बिग ब्रदर की थ्योरी में अमेरिका था, बार बार कह रहा था कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप कुछ बड़ा होने वाला है, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना देंगे। लेकिन आज जिस तरीके से रूस और चीन की एंट्री हुई है, आगे के हालात। आवाज तेज कर सकते हैं? आपको मेरी आवाज मिल रही है आ सर? रही है। आपकी बात सुनाई नहीं पड़ी पूरी। ठीक है, आता हूं आपके पास। सीधे चलते हैं एक बार पांडे सर के पास। पांडे सर, ये जो एंट्री हुई है रूस की और चीन की, और इन लाइट बिल्कुल इंक्लाइन टुवर्ड्स ईरान है, ऐसे में एक क्वेश्चन मार्क अमेरिका पर भी लगता है कि अमेरिका क्या करेगा? दो बड़े देश अगर साथ खड़े हो जाते हैं ईरान के, तो क्या ये विश्व युद्ध की आहट नहीं होगी? देखिए, दो बड़े देश खड़े भले हुए हैं, लेकिन इन देशों ने कभी भी मतलब मिलिटरीली तो ईरान का साथ नहीं दिया, ना ये देंगे। मिलिटरीली ईरान का साथ देने की जिसको जरूरत थी वो देश नहीं दे रहे हैं, और वो हैं पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड के देश, मुस्लिम कंट्री। वो ईरान का साथ, ईरान के फेवर में किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने जारी किया है, लेकिन आसिफ मुनीर जाकर के वहां लंच कर रहे हैं ट्रंप के साथ, इसलिए कि ट्रंप के कहने पे आसिफ मुनीर वहां पाकिस्तान में उनको अपने एयर बेसेस मुहैया कराएं अमेरिका। तो ये समस्या है। और सबसे बड़ी देखिए विडंबना ये है कि जिस ईरान ने जिस हिजबुल्लाह के लिए इतना काम किया, इतना हिजबुल्लाह की वजह से इतना हुआ, हिजबुल्लाह का समर्थन किया, उसी हिजबुल्लाह ने आज बयान जारी करके कहा है कि हम ईरान के समर्थन में नहीं उतरेंगे, भले ही अमेरिका आक्रमण कर दे। तो अब स्थिति यह है कि ईरान अकेला पड़ा हुआ है। ईरान के पास जब तक असलाहा बारूद, जब तक एमिनिशंस हैं, तब तक तो वो काम चला लेगा, लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर ईरान को खाली इजराइल के साथ लड़ना होता तो बात दूसरी थी, लेकिन इजराइल के पीछे बैकिंग है अमेरिका की। नहीं, भले ही मैं इसमें समझना चाहता अपने हूं, अगर रूस और चीन, जो बयान है बहुत सीरियस बयान है, और एक तरीके से आंख भी दिखाया है अमेरिका को रूस ने, और कहा है कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्व मत होइएगा, वरना मिडिल ईस्ट की हालत और भयावह हो जाएंगे। देखिए, डायरेक्ट अमेरिका घुसेगा भी नहीं ईरान में। डायरेक्ट घुसने का मतलब अमेरिकन सैनिकों की वहां पर एंट्री, और अमेरिकन जनता नहीं चाहती, 65% से ज्यादा अमेरिकन जनता नहीं चाहती कि किसी भी विदेशी जमीन पे अमेरिकी सैनिकों के पैर पड़े, क्योंकि उनका ये कहना है कि वी डोंट वांट टू सी आवर अमेरिकन सोल्जर्स रिटर्निंग इन बॉडी बैग्स। और वैसे भी देखिए, डायरेक्ट एंट्री का मतलब होगा कि युद्ध, और अमेरिका में युद्ध घोषित करने के लिए कांग्रेस की और उनके दोनों सदनों की के बहुमत की जरूरत होती है, जो ट्रंप के पास नहीं है। ये बात दीगर है कि ट्रंप कह रहे हैं आई डोंट केयर, जैसे उन्होंने तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट पे कहा, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की होती है, उनकी रिपोर्ट पे कहा कि नहीं, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट क्या करती है। लेकिन ट्रंप जो है अनप्रेडिक्टेबल है, उनके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। मैं इसी पर एक बार देवनाथ जी के पास जाऊं। देवनाथ जी, बहुत सही पॉइंट उठाया है त्रिपाठी सर ने, कहा कि अमेरिका डायरेक्ट एंट्री नहीं लेगा। अगर अमेरिका डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता है तो फिर मुनीर को बुलाने का मतलब क्या था? क्या एयर स्पेस नहीं चाहिए? मान लीजिए युद्ध में शामिल ना हो, क्या वो असिस्ट करेगा इजराइल को कि जो संभावित न्यूक्लियर ठिकाने हैं ईरान के, उसको नष्ट कर दिया जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो इतने सुरक्षित हैं कि सिर्फ जो B-2 फाइटर्स हैं अमेरिका के, वही खत्म कर सकते हैं, इजराइल अब तक खत्म नहीं कर पाया। रोल क्या देखते हैं अमेरिका का इस पूरे जंग में? जी हाँ, अमेरिका के लिए सबसे आसान ऑप्शन तो यही है कि वो सारे हथियार इजराइल को देता रहे और इजराइल को प्रेरित करे कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर हमला करे। इसके लिए अमेरिका हो सकता है कि और बढ़िया फाइटर विमान दे सकता है और बढ़िया बॉम्ब दे सकता है इजराइल को। लेकिन अमेरिका में एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि अमेरिका सीधा हमला करे, लेकिन
होता ये है कि जैसे कि एम्बेसडर त्रिपाठी ने भी बताया, अमेरिका में कोई एपेटाइट नहीं है कि उनके लड़के, उनके हस्बैंड या उनके भाई या उनका बेटा दूसरे देश की धरती पे जाकर दूसरे देश की लड़ाई लड़े। वो रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट पार्टी हो, उनके वोटर बैंक में बहुत ज्यादा, वोटर सपोर्ट में बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अमेरिका कुछ सेफ ऑप्शंस इस्तेमाल करे डायरेक्ट हमला के लिए, जिसमें कि खतरा थोड़ा कम है। अमेरिका की नेवी ने जैसे अभी अपने शिप्स को और सबमरीन को तैनात किया हुआ है उत्तरी अरब सागर में, पर्शियन गल्फ में, वहां से वो टॉमाहाक क्रूज मिसाइल मार सकते हैं ईरान के ऊपर। इसी तरह से अमेरिका एक्सप्लोर कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी आसिफ मुनीर जो है, अगर 2-4 पाकिस्तानी बेसेस जो कि बलूचिस्तान में हैं, आसिफ मुनीर अगर वो दे दें तो फिर अमेरिका उनका इस्तेमाल करके पूरब की दिशा से भी ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या अमेरिका B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो हम बोलते हैं GBU 57। सर, एक बड़ी खबर आ गई, सीधे उस पर चलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हुए 13 जून को हमला बोला है और तेहरान ने भी मिसाइलों की बारिश से जवाबी पलटवार किया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने के करीब होने का दावा करते हुए यह कार्रवाई की है। ईरान का नातांज परमाणु संयंत्र समेत कई एटमी ठिकाने खत्म हुए। ईरान, हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय लगातार जो बड़े देश हैं उनकी एंट्री होती जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चीन ने ईरान इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन ने ईरान इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। चीन ने ईरान से 1600 से ज्यादा अपने नागरिकों को निकाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआ जायकुन ने न्यूज ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाते हुए 13 जून को हमला बोला और तेहरान ने भी मिसाइलों की बारिश से जवाबी पलटवार किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने के करीब होने का दावा करते हुए यह कार्रवाई की है। इसमें ईरान का नातांज परमाणु संयंत्र समेत कई एटमी ठिकाने तबाह हो गए। ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख और 6 परमाणु वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। मध्य पूर्व में यहूदी देश इजराइल की इस कार्रवाई में अगले इस्लामिक देश पाकिस्तान और तुर्की आदि ईरान का साथ देने का फैसला कर चुके हैं। तो ये युद्ध और भयावह होता जा रहा है। आइए जानते हैं किस मुल्क ने अब तक क्या क्या कहा है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने इजराइल की आक्रामक सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हवाई हमले पर इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक सुरक्षा का खतरे में डाला है। पूर्व इसके युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है। इसके खिलाफ जवाब कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता करा रहे ओमान ने भी इजराइल के हमले को खतरनाक और भड़काने वाली बताया है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा है यह खाड़ी देशों में शांति और स्थिरता को खत्म कर देगा। इजराइल को इसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ईरान के करीबी दोस्त तुर्की ने इजराइल के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल के हवाई हमले से यह साबित होता है कि वो कूटनीति के जरिए मुद्दे का समाधान नहीं चाहता। उसे तुरंत ही यह आक्रामक सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी। उसे परिणामों के लिए भी तैयार रहना होगा। तुर्की ने भारत की सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य हथियार दिए थे। तुर्की ने
संकेत दिया है कि वो ईरान पर इस युद्ध को लेकर चुप नहीं बैठेगा। सऊदी अरब भी भड़का है। शिया सुन्नी मतभेदों और इस्लामिक देशों के बीच कड़वाहट को भुलाते हुए सऊदी अरब ने भी इजराइल के ईरान पर हवाई हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। यह ईरान की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का साफ साफ उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल की उग्र कार्रवाई के खिलाफ एक्शन ले। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किसके साथ दुनिया के ताकतवर हैं। जी हां, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ईरान के साथ चीन और रूस खड़े हुए हैं। इजराइल के साथ अमेरिका है, ईरान के साथ चीन और रूस, बयान आज हमने आपको दिखाया, वो खड़े हुए हैं। बाकी अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान ने एक तरीके से साथ इजराइल का दिया है। जॉर्डन की अगर बात करें तो जॉर्डन ईरान के साथ खड़ा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं वो सब लोग इजराइल के साथ ही खड़े हुए हैं। लेकिन जितने भी ओआईसी कंट्रीज हैं वो सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कौन सा देश किसके किसके साथ खड़ा हुआ है। दरअसल अगर मामला सिर्फ इन दो देशों का होता, ईरान और इजराइल का, तो एक बैलेंस देश है दोनों देश। लेकिन अब जब बड़े मुल्कों की एंट्री हुई है, बड़े उगार्स की एंट्री हुई है, तो उसके बाद सब कुछ बदल रहा है। सीधे अपने गेस्ट पर चलेंगे। हमारे साथ कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, थोड़ा सा अगर तेज कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ा और बुलंद बोल देता हूं। सर, ये जो एंट्रीज हो रही है, कि आपने कहा कि सीधे तौर पर फुट इन दोनों कंट्रीज ने नहीं किया था, लेकिन आज की जो हालात है, आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देखिए, यूक्रेन, रशिया को देखिए, और अगर ईरान के ऊपर किसी तरीके का भी कमांड अमेरिका बनाता है तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा नुकसान रूस को भी होगा। देखिए, रूस को इसलिए नुकसान होगा ईरान के हारने से कि एक तो ईरान से उसको मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई मिल रही है, और बल्कि ड्रोन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी रूस में ईरान की मदद से हो रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि रूस का पड़ोसी जो है चीन को इसलिए परेशानी हो रही है कि चीन की ईरान के साथ 25 साल के लिए $400 मिलियन की एक डील हुई है, जिसमें उसको 25 साल तक निर्बाध रूप से ईरान से तेल मिलता रहे। तो अब रूस को ये भी है कि अगर ईरान हार जाता है तो एक तरह से रूस की हालत कमजोर हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ट्रंप के निर्देशन में अमेरिका एक क्विड प्रो को, यानी लेन देन कर ले, जिसको ट्रंप डील कहते हैं हर चीज को, कि रूस से कह दे, जिसको ट्रंप कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पुतिन। और अभी ये भी कहा कि उन्होंने कि G7 में पुतिन को नहीं बुलाना अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये संभव तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पुतिन के साथ ट्रंप ये डील कर ले कि आप यूक्रेन में जितना हिस्सा लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, लेकिन हमारे जो बिजनेस, जो हमारे माइनिंग में है, उसको आप इंटैक्ट रखिएगा। बदले में आप ईरान के मामले में हमसे कुछ मत बोलिए, हमको ईरान को टैकल कर लेने दी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक चीज हो सकती है। वैसे भी अयातुल्ला खमेनी जो है 86 साल के हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, कभी भी टपक सकते हैं या नहीं टपके तो इजराइल टपका देगा। एक बार देवनाथ सर के पास जाऊंगा। देवनाथ सर, अगर आपसे मैं 3 पॉइंट्स पूछूं बहुत जल्दी से, क्या होंगे वो 3 पॉइंट्स? अगर अमेरिका कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इस हफ्ते बड़ा होने वाला है, अपने नागरिकों को चेतावनी दी है, साथ ही साथ फौज को अलर्ट पे रखा है, 3 बड़ी चीज जो अमेरिका कर सकता है इस हफ्ते। अमेरिका डायरेक्ट हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन उसको सीमित रखेगा सिर्फ वायुसेना का इस्तेमाल करते हुए, या नौसेना से टोमाहोक क्रूज मिसाइल डाल सकता है। क्या अमेरिका जमीनी रास्ते से हमला करेगा जैसे कि उसने सद्दाम हुसैन के ऊपर इराक में किया था, सऊदी के रास्ते से, कुवैत के रास्ते से? ऐसा शायद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर इस युद्ध का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। जी ठीक है त्रिपाठी सर, ये एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी चल रही है। आपको लगता नहीं कि जब ट्रंप लौटे थे एज अमेरिका,
लोग कयास लगा रहे थे कि युद्ध रुकवाने के लिए G7 से गए, लेकिन अब तो लग रहा है कि युद्ध को बढ़ावा अमेरिका दे रहा है। देखिए, ट्रंप इस मुद्दे पर आए थे, इस लहर पे चढ़ के आए थे कि अमेरिका को एक बार फिर से सबसे बड़ा बना देंगे, और ये कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करा देंगे, क्योंकि पुतिन उनके दोस्त ना वो अभी तक अमेरिका को बड़ा बना पाए, उल्टे अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे डाउन हो रही है, ना वो रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा पाए, ना वो पाकिस्तान और भारत का युद्ध खत्म करा पाए। हालांकि क्रेडिट लेते रहे बार बार, हमें ये कहते रहे हैं कि हमने कराया है, तो और वो चाहते थे कि एक शांति दूत के रूप में वो नोबेल प्राइज पाए। अभी आपने देखा होगा उनके विदेश मंत्रालय के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। तो अब नोबेल पीस प्राइज जब कहीं जिन देशों में ऑलरेडी झगड़े हो रहे थे वहां आप नहीं करा पाए, तो आप झगड़ा करा के युद्ध इरान और इजराइल के बीच में युद्ध करा के और उसके बाद उसको रोकवा करके आप शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज दुनिया को भी मालूम है, और अब दुनिया को ये भी मालूम हो गया कि ट्रम्प बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, बिजनेसमैन है विद जीरो और नेगेटिव एक्सपीरियंस इन डिप्लोमेसी। हर चीज को वो डील की तरह से, कमर्शियल बिजनेस डील की तरह से देख, लेकिन उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी जाहिर हो जाती है। एज ए बिजनेसमैन, आ रहा हूं सर, 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, मेरे साथ 1 मिनट का समय दीजिएगा, नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं। इजराइल ईरान के बीच 7वें दिन जंग तेज हो गई है, इसमें पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की है। रूसी राष्ट्रपति सहायक यूरी उशाकोव की ओर से यह जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं जिनपिंग और पुतिन के बीच क्या बातचीत हुई। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों देशों के बीच में क्या बातचीत हुई है। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार ग्राफिक्स रखें। पुतिन ने जिनपिंग से फोन पर बातचीत करी है। क्या बातचीत हुई है? टेलीफोन पर बातचीत हुई है। रूस और चीन दोनों चिंतित हैं। क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने यह जानकारी दी है। बातचीत में तनाव कम करने की रणनीति पर चर्चा करी गई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। हालांकि रूस ने उसमें एड ऑन किया। मैं फिर आता हूं त्रिपाठी सर आपके पास। बातचीत दो देशों के बीच में हुई है, लेकिन रूस पहले से एक स्टैंड लिए हुआ है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो ईरान के साथ है। अब चाइना की इसमें एंट्री होती है, तो क्या अमेरिका एक स्टेप पीछे हट सकता है इन दोनों देशों की एंट्री के बाद कि आपका युद्ध में इन्वॉल्वमेंट ना हो, या फिर अमेरिका अपनी प्लानिंग के साथ चलेगा और जो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है उस पर काम करेगा? देखिए, अमेरिका इजराइल का साथ तो देगा, इजराइल को सभी साजो सामान, सभी हथियार मुहैया कराएगा, लेकिन जो ये 1 हफ्ते में हम युद्ध खत्म कर देंगे या 3 दिन में खत्म कर देंगे, दी एंड ला देंगे, बड़ा एंड ला देंगे, ये मेरे ख्याल से कपोल कल्पित बातें हैं ट्रंप की। क्योंकि फौजों वगैरह में भी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ ज्यादा इसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि फौजों वगैरह में भी जो अगर ये बंकर ब्लास्टर भी डालते हैं तो वहां पर जो हथियार है न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी, वो फिर रेडिएशन का खतरा है, और रेडिएशन से सिर्फ ईरान ही नहीं तबाह होगा, रेडिएशन से और भी बहुत देश तबाह होंगे आसपास के, और जिसका दारोमदार, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी है। इसलिए अमेरिका अभी वो नहीं करा। अभी ट्रंप अपने बड़बोलेपन में कुछ बोल करके एक ऐसा माहौल डर का पैदा कर रहे हैं ईरान में और दुनिया में, एक संशय का, एक जिसको आप कहते हैं कि इंडेफिनिटनेस का माहौल पैदा कर रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि एक तरफ तो अलाइन पाकिस्तान ईरान के साथ, दूसरी तरफ तारीफ सुनने अमेरिका चला गया ट्रंप के साथ। पाकिस्तान की भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान आपको लगता है कि पूरी तरीके से अब सरेंडर है? अमेरिका जैसे चाहेगा मुनीर को वैसे न चाहेगा? देखिए, पाकिस्तान तो अभी छटपटा रहा था। पांडे सर से ही सवाल था, एक बार पांडे सर आप बोलिएगा। आ रहा हूं सर आपके पास भी। डोनाल्ड साहब मुझसे पूछ रहे? जी सर, आप ही बोलिए। हाँ, देखिए, पाकिस्तान तो अभी तक छटपटा रहा था कि उसको किसी तरह से विश्व के किसी भी अच्छे देश से, खासतौर से पश्चिम में, मान्यता मिले,
उसकी शक्ति। अब फिर पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका उसके आगे चारा डाल रहा है, और ये तो बहुत मानी हुई बात है, जुमला है ट्रंप का कि आई लव पाकिस्तान, आई लव मुनीर, आई लव मोदी, आई लव पुतिन। ये तो उनका जुमला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यह है कि पाकिस्तान शायद, अमेरिका शायद ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को इस बात के लिए अलाउ करे कि ईरान पर हमले के लिए, ईस्टर्न ईरान पे हमले के लिए पाकिस्तान अपने मिलिट्री, अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल करने की परमिशन दे, जैसे कि अफगानिस्तान में दिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी ही बेइज्जती हुई थी, और अब फिर वही स्थिति है। ईरान, एक चीज नहीं आपको भूलना चाहिए कि वेस्टर्न पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, उसी के ठीक ठीक उधर मिरर इमेज है ईरान की, जो सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, उधर भी बलूच ही रहते हैं। तो वहां पर अगर उधर से हमला नहीं हो पाया है, हमला जो वेस्टर्न का है, इजराइल का है, वो सिर्फ वेस्टर्न ईरान और सेंट्रल ईरान तक। अब अमेरिका पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए चाहता कि ईस्टर्न ईरान से हमला हो, जो शायद ईरान से उतनी, सॉरी, इजराइल से उतनी दूरी तक उसके प्लेन मार न कर सके। कैप्टन देवनाथ शायद इसको ज्यादा अच्छी तरह समझाते होंगे। इसलिए गल्फ में, सर एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसका अंत क्या है। क्या रशिया इस युद्ध को रोक सकता है, रशिया और चाइना मिलकर? पहला, क्योंकि अमेरिका इस मूड में नहीं, लोगों की उम्मीद अमेरिका से थी। क्या रशिया इस युद्ध को रोक सकता है, और भारत की भूमिका इस दौरान क्या होनी चाहिए? जी सर, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, मेरा पहले से जब युद्ध शुरू हुआ तभी से मेरा मानना था कि हाँ, रूस ही एक ऐसा देश है जो युद्ध को रोक सकता है, क्योंकि रूस के संबंध ईरान के साथ अच्छे हैं, अमेरिका के संबंध बकौल ट्रंप रूस के साथ अच्छे हैं, वो दोस्त कहते रहे हैं पुतिन। तो अगर पुतिन चाहेंगे तो ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन हाँ, उसके लिए अमेरिका को भी इजराइल को मनाना पड़ेगा, निर्देशित करना पड़ेगा कन्विंस कि करना पड़ेगा। इजराइल भी हमले बंद करे। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने पूछी कि भारत क्या क्या रुक रहेगा, तो देखिए, भारत का हमेशा से ही रुक रहा है कि दो देशों के बीच में जब संघर्ष की स्थिति होती है तो ये द्विपक्षीय मामला होता है, और इसको इन दोनों पक्ष को ही समझाना चाहिए। भारत को किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, ना अपने यहाँ कश्मीर के मामले में। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था इमरान खान से कि हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे, भारत ने कह दिया सॉरी बट थैंक यू। इसी तरह से अब अगर हमने देखिए रूस और यूक्रेन में भी मध्यस्थता नहीं थी, हम यही कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में मदद दे सकते हैं, ऐसा वातावरण बनाने में मदद दे सकते हैं जहां दोनों पक्ष बैठ करके बात। ठीक है।